So hello guys, this side is Divyansh and you are on my YouTube channel Divyansh Saini Academy. So welcome to all. Firstly, I hope you are happy and glad at your place. All right. So in previous video we will discuss about chapter 14 statics, class 10th mathematics. तो जिसमें हमने समझा था स्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है. तो सर हमको उसमें मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है एंड मीडियन के बारे में हमको डिस्कशन करना है. ऑल राइट. तो हमने मीन को समझा था. मीन को बेटा दो कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं बेसिकली अपन. एक तो होता है अनग्रुप डेटा के लिए, एक होता है ग्रुप डेटा के लिए. यदि मेरा आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे देख लीजिए, ठीक है. और जिन बच्चों ने देख रहा है उनके लिए तो ये बात बहुत समझना मुश्किल तो होगा नहीं, बहुत आसानी होगा, ठीक है. और जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो देख लिया उनको बात आसानी से समझ में आ रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखा है, ठीक है. तो जिन बच्चों ने नहीं देख रखा है फटाफट आप उन्हें देख लीजिए प्रीवियस वीडियो. ऑलराइट. बात अपन करते हैं अनग्रुप डेटा को लेकर. तो अनग्रुप डेटा क्या था, अपन ने डिटेल में उसको समझा था. आज बात करेंगे अपन ग्रुप डेटा को लेकर. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अपना चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, इसमें अपन को 3 चीज़ें पढ़नी है क्लास 10th में, ठीक है. क्लास 10th में अपने को 3 चीज़ें पढ़नी है. एनसीईआरटी बुक को फॉलो अपन करेंगे. चलो सर ठीक है. क्या क्या पढ़ना है सर? तो बेटा पहला आपको पढ़ना है मीन, सेकंड आप पढ़ोगे है मीडियन, थर्ड आप पढ़ोगे मोड. चलो जी देखो, अभी मीडियन और मोड को रहने दो, पहले डिटेल में अंडरस्टैंड कर लो कि मीन क्या होता है. तो बेटा मीन है ना, 2 कैटेगरीज में फाइंड करते हैं अपन. पहला होता है अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है सर, आ रही बात समझ में. और सर दूसरा ग्रुप्ड डेटा को लेकर, ठीक है. चलो, अब ग्रुप डेटा में आप मीन को 3 तरीके से फाइंड कर सकते हो. 3 फॉर्मूलाज लगा के फाइंड कर सकते हो मीन को. फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा आपका डायरेक्ट मेथड. सेकंड फॉर्मूला रहेगा आपके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड फॉर्मूला रहेगा आपके लिए स्टेप डिवीजन, ठीक है. चलो जी, तो एक बार इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है. एक चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं है, समझने वाला चार्ट है. उसे दिमाग में स्टोर कर लो कि क्या क्या पढ़ना है. क्योंकि किसी भी चैप्टर की आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, पहले आप ये समझ लो कि इसमें मेरे को पढ़ना क्या है, ठीक है. चलो जी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस मेरी तरफ से कि यार उन बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और वो बच्चे जो कंटिन्यू वीडियो देख के पढ़ रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है गाइस, सीरियसली, जब आपके मैसेज आते हैं कि सर मैंने आपका जो प्रीवियस वीडियो पूरा देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. देखो, थैंक यू मुझे मत बोलो, मैं आपको थैंक यू बोला कि आपने वो वीडियो देखा. मैं खुद आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा. उससे आपकी नॉलेज ही तो इंक्रीज हो रही है ना. तो मेरा मेन मकसद ये है कि यदि आप ये वीडियो देख के कुछ सीख पा रहे हो ना यार, ठीक है, तो मेरा काम हो गया है. समझ में आ रही बात? एक बच्चे का मैसेज आता है, सर आपने बहुत बेसिक से मुझे समझाया, ये बेसिक मुझे पता ही नहीं थे. तो बेटापन मेरा देखो ये मानना है, मैं देखो ये चैप्टर में है ना, शायद एक वीडियो में ख़त्म कर सकता था, 1 शॉट में ख़त्म कर सकता था. इस पूरे चैप्टर को करना मुझे कुछ भी नहीं था. देखो जो चैप्टर 14 है ना एनसीईआरटी बुक्स में, क्लास 10th की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दे रखे ना, अनग्रुप्ड डेटा का एक क्वेश्चन दे रखा आपके एग्जाम्पल नंबर 1. बाकी जो आपके क्वेश्चन दे रखे ना मीन को लेकर, वहाँ पे सारे ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन ले रखे. यानी आपको जो मीन फाइंड करना है ग्रुप डेटा को लेकर फाइंड करना है, ठीक है. और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है. अब बेटा मेरा मकसद यह है कि पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो ना, अनग्रुप डेटा को समझो. आपको ग्रुप डेटा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा. समझ में आ रही है? ये चैप्टर चाहता तो मैं ग्रुप डेटा से स्टार्ट करता, ये तीनों फॉर्मूले लिखा देता, ठीक है. फॉर्मूले मुझे याद है, और क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको दे देता, और मैं बोलता कि ये री वैल्यूज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करो और आंसर निकाल लो. बट मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ रहे हो ना तो एकदम डिटेल से पढ़ो, क्योंकि बेटा डिटेल से पढ़ाया हुआ कोई चीज़ और एक स्टूडेंट समझता है, डिटेल से समझी हुई चीज़ ना, वो आपके माइंड में हमेशा क्लिक रहेगी.
यदि बाय चांस भूल भी जाओगे ना तो आपको क्या करना है, केवल रिवीजन देखना, हाँ यार ऐसे होता है, बाकी मुझे इसका बेसिक पता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है ये मुझे अच्छे से पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्लास में तो मुझे सब पता है, और क्वेश्चन का फॉर्मेट मुझे वो भी पता है कि मुझे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, है ना, आंसर को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना मुझे वो भी पता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है होती है जब आप एक नींव से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, नेबर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच डीएसए फैमिली, ऐसे ही प्यार करते रहिए, अच्छा लगता है यार। और आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है, एक बार जुड़ के तो देखो अकेडमी से डीएसए, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी। तो मैं रफ कर देता हूँ। तो एक बार बच्चों मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि आपको क्या करना है, फाइंड द मीन करना है, आपको क्या करना है, फाइंड मीन, आपको मीन फाइंड करके देना है, और कुछ ऑब्जर्वेशन देते थे आपको 10, 9, 8, 10, 9, 7, कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशन देते थे, आपको बोला जाता है कि मीन फाइंड करो। तो करना कैसे होता है, सर आपने फॉर्मूला बताया था एक्स बार इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिलेगा हमको, ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना, हमको इसका क्या करना है, सम करना है। तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, 19 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 10, 37 प्लस 9, 37 प्लस 9, 46, 46 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 53, और ऑब्जर्वेशन कितनी है, 336, ऑल राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है ये जो नंबर्स है ना, आपको ये काउंट करने कितने के नंबर से, 1 2 3 4 5 6, आप डिवाइड कर दीजिए क्या आएगा आंसर, 6 8 48, बच्चे अपने पास कितने 5, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 6 48, 6 8 48, ठीक है। तो 8.8 आंसर अपने पास रहेगा, ठीक है, 8.8 क्या रहेगा अपने पास आंसर रहेगा। चलो ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। पर सर क्या होगा कि यदि क्वेश्चन में अपन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा दे दी जाए तो, देखो जैसे अभी आप एक 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हो सकता है आपको 16 ऑब्जर्वेशन भी दे दे, 20 ऑब्जर्वेशन भी दे दे, हालांकि ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, 50 ऑब्जर्वेशन दे दे या 100 ऑब्जर्वेशन दे दे। बट मैं तो आपको जनरल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर दी जाए तो कुछ इस तरीके से 10, 9, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अपने को 15 ऑब्जर्वेशन दे दी। अब यदि अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो बेटा यहाँ पे देखो, सॉल्व तो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको है ना एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए जब आप सम करो। तो सर उपाय क्या है, अपने पास सॉल्यूशन क्या, तो बेटा सॉल्यूशन है अपन इसको टेबलर फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, इधर देखो, यही क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है, मैं एक कॉलम ऑब्जर्वेशन के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए ले लेता हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी का है सर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, चलो समझो, मैं इस कॉलम को एक्स नाम दे देता हूँ, ठीक है, एक्स ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, ठीक है। और मुझे मीन फाइंड करना है इन ऑब्जर्वेशन का, तो देखो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी, 10 है लिख लिया अपन ने, 9 है लिख लो इधर, 8 है इधर लिख लो, 10 है अपन लिख चुके, 9 है लिख चुके, 7 लिख लो, 10 लिख चुके, 9 लिख चुके, 7 लिख चुके, 8 लिख चुके, 10 लिख चुके, 8 और 9 तो कब का लिख चुके, ठीक है। अब ज़रा ये देखो कि यहाँ पे 10 जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 10 4 टाइम्स, ठीक है। 9 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1
2 3 4 5 टाइम्स 9 रिपीट हो रहा है। अच्छा बेटा 4 जो है क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, यानी जो 4 है किसकी फ्रीक्वेंसी है, 10 की फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है एफ से। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ में आ रहा है कि जब कोई ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है तो जो नंबर निकल के आ रहा है, जो नंबर निकल के आ रहा है वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी किसकी, उस ऑब्जर्वेशन की। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इधर लिख देता हूँ डेफिनेशन, है ना, नंबर ऑफ number of observation repeat is called frequency of observation, frequency of observation। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, जी तक ही लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी अपने पास यदि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है ना तो वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी किसकी, उस ऑब्जर्वेशन की। तो आ रहा है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे किससे डिनोट कर रहा हूँ, एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो अभी अपन ने 10 और 9 की फ्रीक्वेंसी क्या करी, काउंट करिए। इस तरह से अपन 8 की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, कितनी होगी, देखो 1 2 3 3, और राइट 7 की फ्रीक्वेंसी का काउंट करो, 1 2 3, बस 3 है, ठीक है। अब देखो अपन ने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली हर ऑब्जर्वेशन के लिए। अब इसका टोटल है ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अपनी जितनी है उसके बराबर मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो टोटल है ना किसके बराबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। 4 + 5 कितनी जगह 9, 9 + 3 कितने 12, 12 + 6 15, और यही तो अपने पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो अपने पास निकल गई क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अभी तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन, आगे देखते हैं। अब सर आपने जो मीन का फॉर्मूला बताया था ना, वो ये बताया था, इसको रफ कर दो एक बार। आपने सर जो मीन का फॉर्मूला बताया था हमको अनग्रुप डेटा के लिए, वो बताया था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन is divided by number of observation, ठीक है। ये बताया था सर, बिल्कुल बताया था मैंने, ठीक है। अब इस सम अपन को फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अपन ने काउंट कर ही लिया, कितना है 15 है, यहाँ से पता लग रहा है नहीं लग रहा, इनको ऐड कर लो, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो आप क्या करो, जो एफ वाला कॉलम है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाले कॉलम से। दोबारा सुनना, एफ वाला जो कॉलम है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाले कॉलम से। जैसे अपने पास 4 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी ऑब्जर्वेशन से। अपने पास फ्रीक्वेंसी 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी इसकी ऑब्जर्वेशन 9 से। अपने पास फ्रीक्वेंसी 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी ऑब्जर्वेशन 8 से। अपने पास फ्रीक्वेंसी 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी ऑब्जर्वेशन 7 से। अब जो अपने पास निकल के आएगा क्या आएगा, 4 × 10 40, 5 × 9 45, 3 × 8 कितना हो गया 24, 3 × 7 कितना हो गया 21। ऑल राइट। अब जब आप बेटा इन फिगर्स को आप ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ऐड करो, कितना आएगा 40 40 80 100 120 5 130, ठीक है। 130 क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑल राइट, आ गई सर हमको बात समझ में। अब क्या करना है, जरा गौर से देखना। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार लिख दिया, बराबर लिख दिया, ठीक है। आगे क्या करूं सर, अब मुझे बताओ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आपको मिल कहां से रहा है, एफ एक्स वाले कॉलम से मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको सम कहां से मिल रहा है, एफ एक्स वाले कॉलम से मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से मिल रहा है, एफ वाले कॉलम से मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो बेटा इस फॉर्मूले को अब आप नोट कर लो,
इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो ऐसे थ्योरेटिकल बताया था कि जो मीन का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जब आपको और डिटेल में कुछ बातें बताऊंगा, बट मैथमेटिकली अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आप लिख लो। आ रही बात समझ में कि अपन इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपन को मीन फाइंड करना है सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बात तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली और हमको समझ में भी आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखा था और जो नए यूजर है उनको भी आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। पर वो प्रीवियस वीडियो देख लेगा ना बेटा तो उनको और बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज बेटा बांटने से बढ़ती है, ठीक है माय डियर। ऑल राइट यार, एक्चुअल जो है ना शेयर करने का मतलब यह है कि आप और लोगों को शेयर करोगे ना तो वो बच्चे वीडियो देखेंगे, चाहे भले पूरी ना देखे, हो सकता है कुछ बच्चे पूरी भी देख लें, पर यार बच्चे जब एक टीचर का कहना मानता है ना, टीचर को मोटिवेशन मिलती है यार। आप सब स्टूडेंट तो हो ही एक टीचर के लिए, ठीक है। एक बच्चा जो पढ़ रहा है किसी टीचर से, वो उसके लिए स्टूडेंट तो है ही है ना। पर वो बच्चा मोटिवेशन होता है टीचर के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। हर बच्चा है ना टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है बेटा, सब आप मेरी क्या मोटिवेशन हो, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के आप पढ़ रहे हो। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चा मेरी वीडियो देखकर पढ़े, और मुझे मोटिवेशन इस बात से ही मिल रही है, ठीक है। और मेरा जो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे है ना नॉलेज ऑप्ट करें, कहीं से भी करे, नो मैटर, कहीं से भी करे, नो मैटर। आप किसी और चैनल से कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, कोचिंग से, कहीं से भी कर रहे हो, बट नॉलेज आप गेन कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बेटा मोटिवेशन मिलता है टीचर को, पढ़ाने वाले टीचर को मोटिवेशन बहुत मिलता है कि यार मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बहुत फोकसली बहुत पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये टीचर के लिए अपने आप है ना एक सौभाग्य की बात होती है यार माय डियर। तो थैंक यू सो मच यार, आप सब मेरी मोटिवेशन हो स्टूडेंट के साथ साथ ही, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टूडेंट का मेरी फैमिली ज़्यादा समझता हूँ, ठीक है। एक डीए से फैमिली हो आप बेसिकली, ठीक है। ऑल राइट, तो एफ एक्स का टोटल क्या है अपने पास 130 है कि नहीं बेटा। एफ का टोटल क्या है 15 सॉरी मिस्टेक। कई बार क्या टीचर बोलता बोलता गलत बोल जाता ना, तो मेरे मन में एक वो मीम चलता है, दुख दर्द पीड़ा ठीक है। आप इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा 15 नाम 15 अट्ठे 120, 15 बचे हैं राइट, नो 10 बचे हैं, तो पॉइंट लगाए 0, 15 छक्के 90, 8.6 के करीबन करीबन आपको कुछ आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ 8.6 से अप्रोक्स आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके डियर, आप नोट करो उसको। चलो ओके ओके थैंक यू, ओके 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 थैंक यू। तो बेटा अब अपन बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डेटा को लेकर। अनग्रुप्ड डेटा को लेकर अपन ने क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करे, है ना, और उसको बहुत अच्छे से समझा भी, फॉर्मूला भी अपन ने देखा। अब अपन बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा। सर ग्रुप डेटा पे आप बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला यूज होगा, इस पे बात कीजिए। तो बेटा इसी पे ही बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन का देखो फॉर्मेट क्या रहता है बेसिकली, देखो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है आगे बात करें, और आपको इस क्लास इंटरवल की क्या दी हुई होती है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई होती है ना। कुछ आपके पास क्लास इंटरवल देगा, जैसे x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, कुछ आपको क्या देगा, ऐसी क्लास इंटरवल देगा और इनकी फ्रीक्वेंसी देगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा अपने पास, ठीक है। चलो बात करते हैं अब सर, ये जो क्वेश्चन आएगा इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स है आपके पास। और वो 3 मेथड कौन कौन से हैं एक बार सर मुझे बता दो। तो ये आप है, आपको फर्स्ट मेथड देखने को मिलता है डायरेक्ट मीन मेथड। आप इससे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके पास सेकंड चॉइस है अज्यूम्ड मीन मेथड, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपके पास थर्ड मेथड है विच इज स्टेप डिवीजन मेथड। चलो सर, जब अच्छा पहली एक बात सुनो, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, भले किसी मेथड से करो, आप डायरेक्ट मीन मेथड से करो, अज्यूम्ड मेथड से करो या स्टेप डिवीजन मेथड से करो, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। आंसर जो है आपका सेम ही रहने वाला है। पर सर एक बात बताओ, जब आंसर एक ही मिल रहा है, चाहे मैं कोई सा भी मेथड यूज करूं, फिर वाई 3 मेथड्स? 3 मेथड क्यों? उसके पीछे बेटा रीजन ये है कि देखो, जब आप डायरेक्ट मीन मेथड करते हो ना, तब आपके पास एक फॉर्मूला होता है और आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। पर हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट मीन ही हेल्प करे। मैं एफिशिएंसी को लेकर बात कर रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट मीन ही बहुत अच्छा साबित हो सकता है उस क्वेश्चन में जब आप डायरेक्ट मीन से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, बड़ी हो जाए। कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपन यूज में लेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। हो सकता है उसी क्वेश्चन को आप अज्यूम्ड मीन मेथड से करो तो आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी छोटी हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हो सकता है अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कैलकुलेशन थोड़ी क्या जा रही है, बढ़ी जा रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तब आपको मदद करेगा स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी बहुत क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जब अपन पढ़ेंगे तब आपको इस बात का पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 मेथड है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको लग रहा है कि यार ये मेथड ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो आप इससे कर लो, आपको लग रहा है ये हेल्पफुल रहेगा तो इससे कर लो, नहीं तो आपको लग रहा है ये हेल्पफुल रहेगा तो आप इससे कर लो, चॉइस आपकी है। बट 3 मेथड इसलिए दिए गए हैं ताकि इस क्वेश्चन से आप, इस मेथड से आपको लग रहा है ना कि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तब आप ये मेथड यूज कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं यार अज्यूम से मेरा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब आप क्या कर लो, स्टेप डिवीजन को यूज कर लो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्ट मीन मेथड पर। बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है ना मीन का, डायरेक्ट मीन का, उसको अपन एक्स बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला ये रहेगा समेशन एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। जिसका क्या रहेगा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने बता दिया, पर सर ये फॉर्मूला आया कैसे होगा? ये फॉर्मूला सर आया कैसे होगा, है ना सर, थोड़ा ये बताओ सर। अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था, यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी, जहाँ पे अपन ने एक एक्स का कॉलम बनाया था, एक एफ का कॉलम बनाया था, है ना। अपन यहाँ पे नंबर भी लिखे थे 10, 9, 8, 7 ऐसे। तो मालूम है वहां जो अपन ने 10 लिखा था मैं उसको x1 की तरह ट्रीट करूं, नेक्स्ट नंबर को मैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं x2 मान लेता हूँ, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को x3 मान लेता हूँ, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को x1 मान लेता हूँ, और ऐसे सर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। सारी बात समझ में, ठीक है। x1 की सर फ्रीक्वेंसी रही होगी f1, जैसे अपने पास वहाँ पे 10 की कोई फ्रीक्वेंसी थी, लाइक 4 थी शायद, है ना। तो ऐसे मैं मान लेता हूँ x1 की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी f3, x4 की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी f4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रही होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रही होगी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो अब अपन क्या कर देते हैं, एफ वाले कॉलम को
मल्टीप्लाई करते थे एक्स वाले कॉलम से, तो इनको मल्टीप्लाई करो, F1 को मल्टीप्लाई करोगे x1 से क्या आएगा F1 x1, F2 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से क्या आएगा F2 x2, F3 को मल्टीप्लाई करोगे x3 से क्या आएगा F3 x3, F4 को मल्टीप्लाई करोगे x4 से क्या आएगा F4 x4, और ऐसे अपने पास क्या मिलेगा Fn xn। अब याद है मीन का फॉर्मूला जो मैंने आपको अनग्रुप्ड डेटा में पढ़ाया था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो पढ़ाया था, है ना। चलो अब मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिलेगा। सर मुझे पता है क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करा था। कहाँ से मिलेगा एफ वाले कॉलम से। एफ वाले कॉलम में वैल्यूज क्या है अपने पास f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4। अरे बाप रे सर ये तो चलता ही आ रहा है n तक, कोई बात नहीं बेटा, fn xn ऐसे लिख देंगे अपन। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये कहाँ से मिलेगी? मुझे पता है सर एफ वाले कॉलम से। तो अपने पास फिगर्स दे रखे हैं f1, इनको ऐड कर लो f2 प्लस f3 प्लस f4, और ऐसे अपने क्या मिल जाएगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। सर ये फॉर्मूले के बारे में बताओ ना, ये तो मैंने पहले भी सॉल्व कर था बेटा, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, थोड़ा सा आप क्या करो सब्र करो, ठीक है सब्र करो। एक्स बार। अच्छा अब माय डियर एक बार इस स्टेप पे थोड़ा फोकस कर लो। यहां से कॉमन क्या मिल रहा है आपको? एफ एक्स वाली टर्म ही तो कॉमन मिल रही है आपको, ठीक है। अच्छा अब बेटा मैथ्स में पता क्या होता है, किसी भी चीज मतलब किसी भी चीज क्या सॉरी किसी भी सीरीज को यदि आप कंटिन्यूस सम देखने को मिलता है ना, किसी भी सीरीज में यदि आपको कंटिन्यूस सम देखने को मिलता है, तो मैथ्स में अपन एक सिंबल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड समेशन, ठीक है। समेशन सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अपने पास टर्म होगी, उनका क्या करना है समेशन करना है। तो अपन उसको किसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं? समेशन सिंबल के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने पास एक नंबर ऑफ सीरीज है या नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास, उनका सम हो रहा है ना, तो अपन उसको किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं? समेशन सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अब यदि अपन यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है सम हो रहा है, यहाँ पे भी सम हो रहा है, यहाँ पे भी सम हो रहा है, सम होता ही चला जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सीरीज है समेशन ऑफ एफ एक्स है, ये जो सीरीज है समेशन ऑफ एफ एक्स है। इसको डिवाइड करना है अपने को। अच्छा यहाँ पे आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? एफ यानी फ्रीक्वेंसी ही आपको कॉमन देखने को मिल रही है बार बार, F1 F2 F3। मैं ऐसे F कॉमन ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे भी क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे भी सम हो रहा है, सम हो रहा है, सम हो रहा है, यहाँ पे भी सम हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ F चल रहा है यहाँ पर, है ना। अब सुनो मैं बात करूं इस टर्म की f1 x1, ये अपन को कहां से मिल रही है जरा यहाँ पे देखो। f1 x1 अपन को किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है? ऑब्जर्वेशन 1 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। f2 x2 कहाँ पे मिल रहा है अपने को? x2 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। f3 x3 किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है? x3 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। f4 x4 किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है? x4 के रिस्पेक्ट में मिल रहा है ना। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये टर्म अपने आप में अलग है, 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 डिफरेंट है। तभी तो देखो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 1 2 3, तभी तो आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा यार मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ? यहाँ पे तो मैं कर ही नहीं पा रहा रिप्रेजेंट। मैंने तो ऐसे एफ एक्स कॉमन ले लिया, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, टर्म 3 के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लेता हूँ आई। अब इस आई के बारे में समझना कि यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से। आई स्टार्ट फ्रॉम 1, कहाँ तक जा रही है आई की वैल्यू? 2n, n तक ही तो जा रही है आई की वैल्यू, है ना। तो यहां से अपने को जो फॉर्मूला मिल रहा है ना बेटा, ये फॉर्मूला मिल रहा है अपने को डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला मिल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। आ रही बात समझ में? ठीक है, आपको आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक में ले जाओ और दोबारा समझने की कोशिश करो। अब उससे बेटा आपको पता है बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी माइंड में।
आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको ये समझ में आ रहा है। समेशन यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी तक आप क्या करते हुए आ रहे थे, बस जबरदस्ती समेशन लग रहा हो, पर आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। आपको समेशन का मीनिंग समझ में आएगा। और सबसे मेन बात, डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला लिखवा तो हर कोई देता है, पर ये आया कैसे, ठीक है, ये सामने वाला कई बार नहीं बता पाता है। कोई मजबूरी रही होती है इसलिए नहीं बता पाता है, ठीक है, कुछ मजबूरी के कारण सामने वाला नहीं बता पाता है। पर अभी तो मुझे पता लग गया ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। और ये फॉर्मूला जब आया तो मुझे ये भी क्लियर हो गया कि फॉर्मेट क्या है, क्या फॉर्मेट चल रहा है बेसिकली, और किस फॉर्मेट से निकल के आ रहा है ये फॉर्मूला, है ना। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 X1 किसके रिस्पेक्ट में निकल रही है, F2 X2 किसके रिस्पेक्ट में निकल रही है, सिमेशन सिंबल का एक्चुअल मीन क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। आपको बहुत सारी चीज़ भी समझ में आएगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि अपन यहाँ पे आई का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आई अपने को ये डिनोट कर रहा है कि आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और चलेगा एंड तक, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तक, नंबर ऑफ टर्म्स तक, एंड अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स है वहां तक चलेगा आई। आधी बात समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी बुक। ऑलराइट, आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है ना चैप्टर 14 में, एग्जाम्पल नंबर 1, अपन वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो हैंग हो गया। ठीक है, अपन क्या सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 1। तो यार आपका जो बुक है ना उसमें जो एग्जाम्पल 1 दे रखा है, उसमें मेरे पास दे रखा है मार्क्स जो ऑब्टेन करे हैं 30 स्टूडेंट ने, और क्लास 10, ठीक है, और 100 में से इन्होंने नंबर गेट करें। तो एक तो मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम है और एक कॉलम है अपने में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई 100 बच्चों ने टेस्ट दिया था, जो पेपर था, जो टेस्ट था वो 100 नंबर का था। उस 100 नंबर में से बच्चों के कुछ नंबर आए, जैसे एक स्टूडेंट के नंबर आए 10, ठीक है, एक स्टूडेंट के नंबर आए 20, और एक 3 स्टूडेंट्स के आए 36, ऑलराइट, और 4 स्टूडेंट के आए हैं 40 मार्क्स, और 3 स्टूडेंट के आए हैं 50, ठीक है, और 2 स्टूडेंट के आए हैं 56 मार्क्स, ठीक है, और 4 स्टूडेंट के आए हैं 60 मार्क्स, 4 स्टूडेंट के 70 मार्क्स भी आए हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट के आए हैं 72 मार्क्स, और एक ही बच्चे के आए हैं 80 मार्क्स। दो बच्चों के 88 मार्क्स भी आए हैं, दो बच्चों के 88 मार्क्स भी आए हैं, बड़ा क्वेश्चन है यार। और 3 बच्चों के 92, और एक बच्चा लाया है 95, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। ये अपने पास क्या है बेटा, क्वेश्चन है। अब इसको करना है अपने को सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मार्क्स ऑब्टेन, क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन करे बच्चों ने, 10, 20, 30, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 60, 70, 72, 80, 88, 80, 88, 92 and 95, am I right? Yes, 80, 88, 92, 95, ये बच्चों के मार्क्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 10 मार्क्स आए 1 स्टूडेंट के, 20 मार्क्स आए 1 स्टूडेंट के, और ऐसे बहुत सारे हैं,
3 4 3 2 4 3 2 4 4 1 1 4 4 1 1 2 3 1 2 3 1। चलो जी, अब बेटा देखो ये अपने पास ऑब्जर्वेशन है। अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम को एक्स नाम दे दिया था, है ना, एक्स आई। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या दे देते हैं, ये क्या है बेसिकली फ्रीक्वेंसी कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के है, 1 बच्चों के है, 20 मार्क्स कितने है, 1 बच्चों के है, 36 मार्क्स कितने बच्चों के है, 3 बच्चों के है। तो मैं इसको एफ से डिनोट कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब बात सुनो, अपन ने क्या करा था, एफ वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करा था एक्स वाले कॉलम से ना। तो चलो करते हैं। यदि बेटा मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 10। ठीक है सर। मैं 1 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 20। मैं 3 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 108। 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 से 160। एम आई राइट। 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 50 से 150। ऑल राइट। 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 56 से 112 112। 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 60 से 240। 70 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से कितना आएगा, 280। ठीक है, 72 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर दो 72 से, बदले में 72 ही मिलेगा। 1 को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, 80 ही मिलेगा। और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 88 से तो मिलेगा 176। और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 92 से तो मेरे को मिलेगा 3 से 3 9 27, 276। 3 से 3 9 27। और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 95 से तो क्या मिलेगा, 95। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपने पास मीन का, सर फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, आप एफ एक्स अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला और वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, आप टोटल करिए एफ एक्स का। देखो फ्रीक्वेंसी का तो टोटल दे ही रखा है कि कितने स्टूडेंट है अपने पास, क्वेश्चन में दे रखा है 30 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे क्वेश्चन में, 30। तो इसका भी टोटल 30 आना चाहिए। 1 1 2 5 9 12 14 18 22 23 24 26 और 4 हो गया 30। एकदम सही है। तो यहाँ पे तो डिनोमीटर में 30 आ जाएगा। एक्स एफ एक्स का टोटल लगा लीजिए क्या आ रहा है। सौ 10 112 240 400 8 और 2 10 6 2 8 8 18 6 14 14 5 19 1779 आ रहा है क्या एफ एक्स का टोटल। 1779 1779 1779। आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, 30 से डिवाइड कर दो 107 1030 से डिवाइड कर दो 1779 कितना आएगा, 3 150 कितने बच्चे 27। ठीक है, 59.3 आ रहा है क्या आंसर, क्या दे रखा आपकी बुक में, एक बार चेक करता हूँ मैं। 59.3 यस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, आपने इसको नोट करा होगा। ठीक है, अब आप भी एक बार इसको खुद से ट्राई जरूर करना बेटा, ये नहीं कि मैंने सॉल्व करवा दिया तो आप नहीं करो। और ऐसा भी मत करना है कि चलो ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है कि आप नोट कर रहे हो विच इज़ गुड, बट खुद से ट्राई जरूर करना। देखो ऐसे तो क्या होता है, टॉपर बच्चे जो होते हैं ना उनकी बहुत सारी निशानियाँ होती है, बहुत सारी उनकी हैबिट्स होती है। एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो क्लास में रिपीट कराया जाता है ना, वो बच्चे घर जाकर या कोचिंग में कहीं पे भी जहाँ पे उनको टाइम मिलता है उनकी कंफर्ट जगह पे एक बार उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उनको उससे क्या होता है, लॉजिक क्लियर हो जाता है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, अच्छी चीज़ है इसलिए, है ना।
अब आपकी बुक में जो टेबल 14.2 दे रखी है, टेबल 14.2, इसको सॉल्व करेंगे। बेटा टेबल क्या है मैं नोट कर लेता हूँ। आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, टेन से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 टू 85 और 85 टू 100। चलो ये तो क्लास इंटरवल दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है वो देखते हैं ज़रा, 2 3 7 6 6 6 3 टाइम्स। ऑल राइट, ठीक है। अब बेटा देखो क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि है ना 10 से लेकर 25 तक जो भी नंबर है ना उनके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। इंटरवल के बाद में इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि 10 से लेकर 25 तक की जो नंबर्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 25 से 40 तक जो नंबर्स है अपने पास, इंटरवल है अपने पास, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। ऐसी सबकी फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। आपने को क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द मीन, मीन फाइंड करके देना है। अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप्ड डेटा, उसमें सबसे पहले अपन किसके ऊपर बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मीन मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट मीन मेथड आपको कैसे यूज में लेना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ग्रुप डेटा कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको उस चीज पे ध्यान देना है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, नो डाउट टेबल 14.2 से लिया मैंने। अब मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, अलग से कोई टेबल वेबल नहीं बना रहा, यही से। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से भी तो डिनोट करता हूँ। अच्छा अब बेटा आपको है ना एक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको हर क्लास इंटरवल के लिए एक्स क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जब मैंने आपको इसका डेरिवेशन दिया था डायरेक्ट मीन मेथड का, तब मैंने वहाँ पे एक्स का कॉलम जरूर बताया था जो कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। फिर एफ का कॉलम तो था ही, हर ऑब्जर्वेशन के लिए अपने पास फ्रीक्वेंसी थी। फिर अपन ने क्या करा था, एक्स एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा था, जिससे अपने को एफ एक्स वाला कॉलम मिला था। तो अपने पास एफ वाला कॉलम तो है, एक्स वाला कॉलम नहीं है, यानी अपने को हर क्लास इंटरवल के लिए, हर क्लास इंटरवल के लिए अपने को एक्स फाइंड करना है। सर ये एक्स मुझे कैसे मिलेगा, तो माय डियर नो वरी, लुक हियर। तो देखो कैसे, x बराबर एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और आप उसको डिवाइड कर दो 2 से। अब सर अपर लिमिट कहाँ से मिलेगी, लोअर लिमिट कहाँ से मिलेगी, तो मैंने आपको एक बात जरूर बोली थी कि आपको हर क्लास इंटरवल के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करना पड़ेगा। यदि मैं बात करूँ इस क्लास इंटरवल की, तो ये जो अब 10 है ना, ये तो आपका होगा अपर लिमिट, है ना, और जो आपको 25 है ये होगा लोअर लिमिट, ठीक है। फर्स्ट वाला जो अपने पास फर्स्ट नंबर है ये होगा आपका अपर लिमिट, सेकंड जो नंबर है वो होगा लोअर लिमिट। अब आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा, 35 डिवाइड बाई 2 विच इज 17.5। वेरी गुड। ऐसे आपको हर क्लास इंटरवल के लिए फाइंड करना है। चलो 2-3 के लिए मैं करके बताता हूँ। मैं यदि सेकंड वाले क्लास इंटरवल के लिए बात करूँ तो 25 मेरी अपर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस दे रखा है इसलिए मैं ही प्लस यूज करूंगा। लोअर लिमिट क्या है 40 है, कुछ ही नहीं करना, डिवाइड कर दो 2 से, तो 65 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 32.5, ठीक है 32.5। अब मैं इस क्लास इंटरवल के लिए बात करूँ तो अपर लिमिट क्या है 40 प्लस मुझे फॉर्मूले में दे रखा है लोअर लिमिट क्या है 55, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 95 को मैं यदि डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आएगा 2 4 2 7 14 47.5, ठीक है। अब देखो इस तरह से करोगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मामला, समझना मेरी बात को। यदि आप ऐसे फाइंड करोगे ना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, देखो यदि आप पहली बार इन क्वेश्चंस को करो ना तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप जो है ऐसे ही सॉल्व करो, ठीक है। बट एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, पॉइंट है ना बात में।
तो सर कोई फास्ट तरीका है जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूँ एक्स वाला कॉलम? बेटा है। आपको करना क्या है, आपको क्लास इंटरवल को थोड़ा फोकसली देखना है। तो जब आप फर्स्ट क्लास इंटरवल पे नोटिस करोगे ना, तो वहाँ पे 10 से 25 आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको डिफरेंस पता लगाना है। क्या पता लगाना है आपको? इनके बीच का डिफरेंस पता लगाना है। और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? जो 25 है आप उसमें से लेस कर दो 10 को, तो आपके पास डिफरेंस निकल के आएगा 15 का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप सेकंड क्लास इंटरवल की बात करो, इसमें डिफरेंस पता लगाओ कितने का आ रहा है, 40 से लेकर 25। इसमें भी कितने का आ रहा है? 15 का डिफरेंस आ रहा है। अब बेटा एक बात बोलूँ ना, क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। चाहे आप कोई सी भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस निकालो, चाहे आप फर्स्ट क्लास इंटरवल का निकालो, सेकंड क्लास इंटरवल का निकालो, थर्ड क्लास का निकालो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब में आपको डिफरेंस मिलेगा 15 का, है ना? ये मैं आपको बता देता हूँ, सब में आपको डिफरेंस मिलेगा 15 का। तो सर 15 का डिफरेंस जो आ रहा है ये मेरे किस काम का? बेटा यही काम का है। अब आप एक बात देखो, यदि मैं पहला क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लूँ इस फॉर्मूले से, मैं पहला क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लूँ इस फॉर्मूले से, तो मेरे को क्या मिला था? 17.5। जब मैं नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए एक्स फाइंड कर रहा था तब मैंने दोबारा फॉर्मूला लगाया था। मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्मूला ना लगाऊं और जल्दी से ये जो नंबर कैलकुलेट कर लूँ। तो कैसे करोगे? आपको कुछ ही नहीं करना, 17.5 में 15 को ऐड कर दो आप। तो 7 + 5 करोगे 12, 1 2 3, क्या मिला? 32.5। मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? देखो, यदि आप इस 32.5 में अगेन 15 ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा? 0.5, 5 to 7, 3 + 1 4। देखो 47.5 मिला नहीं मिला? यदि आपको बाकी सारे क्लास इंटरवल के लिए एक्स फाइंड करना है तो आप कुछ नहीं, आप 15 जोड़ते चले जाओ। 15 ऐड कर लो, कितना आएगा? 5, 7 और 5 12, 4 5 है 62.5। ठीक है, 62.5 में आप 15 ऐड कर लो, कितना मिलेगा? 5, 5 to 7, 6 + 1 7, 77.5। आप इसमें 15 ऐड कर लो, कितना मिलेगा? 92.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर सकते हो और आपको जो एग्जाम में लगने वाला टाइम है वो रिड्यूस भी हो जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? चलो सर, एक्स वाला कॉलम फाइंड कर लिया सर। अब मुझे पता है कि जब मैं एक्स वाला कॉलम है मेरे पास, एफ वाला कॉलम है, अब आपको नेक्स्ट एक कॉलम और बनाना है और वो है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाले कॉलम से, यानी कि इन वैल्यूज से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज से। किसको? फ्रीक्वेंसी को। अब देखो, जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया ना, आप मत बना लेना, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि किन नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 17.5 से तो क्या मिलेगा? 35। मिलेगा नहीं मिलेगा? 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 32.5 से, क्या मिलेगा अपने पास? 3 5 15, 3 2 6 7, 3 3 9, 97.5। ठीक है, 7 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 47.5 से, क्या मिलेगा? 7 5 35, 7 से 49 और 2 जोड़ लो 3, तो 52, 7 चौक 28 33, 332.5। बेटा 332.5 है। ऑल राइट, आप 6 को मल्टीप्लाई करो 62.5 से, क्या मिलेगा? 6 5 30, 6 दूनी 3 15, 6 6 36, 375। आप 6 को अगेन मल्टीप्लाई करो बट 77.5 से, तो आपको क्या मिलेगा? 42, 46, 465। 6 को मल्टीप्लाई करो 92.5 से, क्या मिलेगा? 55, 555, 555 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, अब देखो, मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला यही तो था, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसका समेशन क्या आ रहा है? एफ एक्स का। ये आप ऐड कर लो, बड़ा इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। 35 में 97.5 को ऐड कर लो, क्या मिलेगा? 5 7 5 12 9 10 3 13, 132.5, 332.5 है कि? ठीक है, 5 3 3 6, 465, 465 में आप ऐड कर लो 375
एंड अगेन 465 एंड 5555, 5 और 20, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 और 5 26, 4 4 8 और 3 11 और 5 16 और 2 18, 1860। समेशन एफ एक्स का टोटल क्या आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है एफ आई एक्स आई का टोटल क्या आ रहा है अपने पास 1860। एफ वाले कॉलम का क्या टोटल आ रहा है अपने पास 18 और 7 25 और 5 30, 30 आ रहा है। आप 1860 को डिवाइड कर दो 30 से, 3 6 18 और 3 2 6, 62 आंसर आएगा आपके पास। आया बात समझ में, आएगा आपको क्वेश्चन समझ में, ठीक है, यदि आया तो बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, अब बात सुनो, पहले आप ये नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अपन बात करें डायरेक्ट मीन की, ठीक है, तो जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, है ना, अपन जब आंसर लिख रहे थे तब अपने पास क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन को देख के अपन ने सॉल्व करा था। तो वहां पे कॉलम कौन कौन से थे, एक तो क्लास इंटरवल का कॉलम था, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम था, ठीक है, एक एक्स का कॉलम था और एक एफ एक्स का कॉलम था। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप सॉल्व करोगे ना मीन को, तो आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कितने कॉलम्स बनेंगे, किसके लिए, साफ डायरेक्ट मीन मेथड के लिए। और सबसे जरूरी बात, फॉर्मूला क्या लगेगा, समेशन एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, किसके लिए, डायरेक्ट मीन के लिए। तो बेटा ये चीज आप हमेशा याद रखो कि कॉलम्स कितने बनेंगे। आ रही बात समझ में, आप इसको नोट कर लो जरूर से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल 2 पर, ठीक है। ऑल राइट माय गाइस, ठीक है। अब भी तो देखो आपके पास और भी 2 मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मीन मेथड, उस पर भी बात करेंगे। पर अब भी अपन एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड, जिससे अपना कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखो अपने पास, तो देखो अपने को पहला कॉलम क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ टीचर्स, टीचर्स की परसेंटेज, क्या परसेंटेज है, और सेकंड नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलो 15 से 25, ऑल राइट, 25 से 35, ठीक है, 35 से 45, ठीक है, 45 से 55, ठीक है, 55 से 65, ठीक है, 65 से 75 एंड इन दी एंड 75 से 85। चलो अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, ये तो क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, फर्स्ट कॉलम होता है क्लास इंटरवल का, सेकंड है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी का होता है 6 11 7 4 4 और 2 1। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। कैसे देना है देखो, मेरे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने आपको बताया था 4 कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम तो दे दिए, परसेंटेज का दे दिया और नंबर ऑफ स्टेट्स है, यानी ये तो किसका कॉलम है, क्लास इंटरवल का, सी आई का, और ये किसका कॉलम है, एफ आई का। ऐसा कॉलम कैसे बनाओगे सर, मुझे पता है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है 15, लोअर लिमिट कितनी है 25, दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा 40, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, 25 में 15 ऐड करोगे क्या मिलेगा 40, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 40 को डिवाइड कर दो 2 से क्या मिलेगा 20। तो अपने पास फर्स्ट क्लास इंटरवल का एक्स क्या मिल जाएगा 20। गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का, वो देखो 10 का डिफरेंस है, 25 में से 15 को लेस कर लो 0, 2 में से 1 गया 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 में, ठीक है। और मैंने बताया था कि डिफरेंस जो होगा सब में सेम होगा, यानी सब में कितने का डिफरेंस होगा 10 का डिफरेंस होगा, 20 में 10 ऐड करो 30,
30 में 10 ऐड करो 40, 40 में 10 ऐड करो 50, 50 में 10 ऐड करो 60, 60 में 10 ऐड करो 70, कितने हो गया ये, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, और 17 में ऐड करो 80, ये सबके लिए हो गई फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करना है, एफ का कॉलम है सर मेरे पास और मेरे पास एक्स का भी कॉलम है, तो क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से क्या आएगा 120, 11 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, अच्छा ऐसे बताओ क्या, चलो वैसे बता देता हूँ। 6 को मल्टीप्लाई करूँ 20 से क्या आएगा 120, 11 को मल्टीप्लाई करूँ 30 से क्या आएगा 330, 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से क्या आएगा 280, 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 50 से कितना आएगा 200, 4 को मल्टीप्लाई करूँ 60 से क्या आएगा 240, 2 को मल्टीप्लाई करूँ 70 से क्या आएगा सर 140 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 80 से सर बड़ा इजी है 80 आएगा। आ रही सर मुझे बात समझ में, बहुत अच्छे से क्लियर हो भी रहा है मेरे को, ठीक है। अब क्या करना है, चारों कॉलम बन गए, डेटा आपके पास है, क्या करो मीन का फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार कितना है आपके पास, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन यानी सम करना है मुझे किसका, एफ एक्स वाले कॉलम का। तो देखो 304, इसका क्या करना है आपका, सम करना है, सम कर दो इसका 300 400 600 800 1000 1100 1200 80 1280 1310 1390 1390, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 1390, राइट। 120 330 280, 8 और 10 3 13 3 5 6 7, ठीक है ये हो गया ना यहाँ तक, 200 400 ये जोड़ ही लेना इनको, 200 240 और 140 कितना आ रहा है 0 4 4 8 3 11 7 8 2 10 2 12 और 1 13 और 80 कितना हो गया 1390, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है 1390, इसको समेशन एफ एक्स से लिख दो। एफ आई कितना आ रहा है अपने पास, फ्रीक्वेंसी का टोटल 17 7 कितने हो गए 24 और 4 28 और 4 32 और 2 34 और 1 35 35, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो और आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है। पाँच लगा 0, अभी क्या मिला था मेरे को लास्ट 210, इसमें 35 ऐड कर लो, 5 3 और 1 4 2 245, 39.7 आ रहा है क्या आंसर, 39.7 आएगा इसका आंसर, 39.7 इज आंसर। तो आई होप आपको डायरेक्ट मीन मेथड क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन आपकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड डायरेक्ट मीन मेथड, ऑल राइट, एंड आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और भी मैंने इससे पहले एग्जांपल 1 करा था, आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, टास्क बहुत छोटा सा है। डायरेक्ट मीन मेथड क्या होता है ब्रीफली बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आपको करना क्या है, घर पे जब भी आपको फ्री टाइम मिले, और फ्री टाइम मिले नहीं आपको फ्री टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। यदि देखो मैं आपके लिए मेहनत करूँ ना, आप भी थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर लो यदि वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन खुद से दोबारा करना है,
डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपको ये भी देखना है, ठीक है। उसका फॉर्मेट को समझना है। और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जो थर्ड है उसको डायरेक्ट मीन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। कर सकते हो इतना? उम्मीद है वीडियो देख रहे हो तो कर ही सकते हो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। आपका प्यार ही है यार जो मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इंजॉय करा होगा मैथ्स को, ठीक है। आप इसी तरह अपना प्यार DSA फैमिली के लिए दिखाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और आपको यदि कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ऑलराइट। और आपको यदि रिप्लाई वहां नहीं मिलता है, आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के मैसेंजर पर, ऑलराइट। तो आप वो क्वेरी बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, मेरी इंस्टा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आई होप आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपका दिन अच्छा बीते, यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस।